तुम्हें एक क्रैश कोर्स जैसा पढ़ा देता हूँ, है ना। तो यहाँ लिखोगे थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स, है ना। तो थर्मोडायनामिक्स में सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो है आपका, यहाँ बैठ जाओ बेटा। फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो है तुम्हारा वर्क एंड हीट। वर्क एंड हीट, वर्क एंड हीट का मतलब है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। सेकंड जो आएगा, सेकंड है वो है कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, हीट पंप, है ना। इंजन मीन्स सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। सेकेंड वाला नहीं ना पढ़ा है तुमने, नहीं ना। और जो थर्ड आएगा, थर्ड आएगा वो है थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स से नीट में अराउंड 2 to 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, ठीक है। जेई में 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, राइट। और ये गारंटी है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, गारंटी है। मैंने पेपर होने के बाद आना मिलने, मैं रहूँगा, गारंटी है कि आपसे हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलो, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन ही यही है, मेरा मैकेनिकल में एमटेक है ना, तो मैकेनिकल इंजीनियर्स को थर्मोडायनामिक्स बहुत डिटेल में पढ़ना होता है ना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स है क्या, तो मैं उसको समरी में बताता हूँ कि जैसे आप बाइक ले लो, बाइक का इंजन ले लो। तो बाइक के इंजन में क्या होता है, यहाँ पे एक सिलेंडर होता है और ये पिस्टन होता है, राइट। सिलेंडर पिस्टन है और ये व्हील है, ये व्हील है। और यहाँ पे स्पार्क प्लग होता है, राइट। यहाँ पे स्पार्क प्लग होता है। तो स्पार्क प्लग से स्पार्क प्रोड्यूस होगा। जब भी आप व्हीकल को किक करोगे तो क्या होगा, स्पार्क प्रोड्यूस होगा। और वो स्पार्क क्या करता है, वो स्पार्क जो है ये पेट्रोल का कंबशन करेगा, वो स्पार्क प्लग पेट्रोल का कंबशन करेगा। तो जब पेट्रोल का कंबशन होगा, इसका मतलब है कि स्पार्क प्लग ने हीट सप्लाई किया। वो हीट क्या कर रहा है, वो हीट से पेट्रोल का कंबशन हो रहा है। अच्छा, पेट्रोल के कंबशन होने से क्या बनेगा, गैस बनेगा। और वो गैस क्या करेगा, पिस्टन को पुश करेगा, है ना। पिस्टन को पुश करेगा, और जब वो पिस्टन को पुश करेगा तो पिस्टन में डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। तो यस, तो ये पिस्टन को ऐसे पुश कर रहा है, ये ऐसे पुश कर रहा है, तो पिस्टन में डिस्प्लेसमेंट होगा। और सपोज टी टाइम के बाद ये पिस्टन कहीं ना कहीं यहाँ आ गया, है ना। तो ए से कहाँ चला गया, वो ए डैश पे आ गया, ए से ए डैश पे आ गया। तो क्योंकि पिस्टन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा, वर्क होगा। जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा, क्योंकि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क हुआ। तो फॉर दिस वर्क रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, हीट। अगर ये हीट नहीं होता तो वर्क नहीं होता। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इन दिस बाइक इंजन हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क डन, रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क डन, हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क डन। इसका मतलब है कि हीट एनर्जी का जो कन्वर्जन है ये वर्क एनर्जी में हो रहा है, हीट का कन्वर्जन वर्क में हो रहा है। हीट एनर्जी का कन्वर्जन वर्क एनर्जी में हो रहा है। ओके दोस्तों, चलो, तो ये फर्स्ट
पूरा 100% क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है आपसे, दावा है, गारंटी है ना। चलो फाइन। चलो सेकंड पॉइंट पे आ जाए हम, पॉइंट नंबर 2 पे आ जाए। चलो मैं पॉइंट नंबर 2 पे आ जाता हूँ, पॉइंट नंबर 2 पे आ जाता हूँ, सेकंड नंबर पॉइंट पे आ जाता हूँ। दोस्तों ये मैंने आइस लिया है, ये क्या है, ये है आइस, और इसको हीट सप्लाई करो, है ना। यहाँ पे आई करंट जा रहा है, तो हीटिंग इफेक्ट क्या आएगा, H इज़ इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो जब इसको हीट सप्लाई करोगे तो आइस किस में कन्वर्ट होगा, आइस किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। तो आइस वाटर में कन्वर्ट होगा। तो आइस का जो स्टेट है ना, इसको हम लिख सकते हैं ये स्टेट 1 है ना, और ये क्या है, स्टेट 2 है, क्योंकि यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है ना। तो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, और ये क्या है, लिक्विड है, ये लिक्विड है। लेकिन आप ये बता सकते हो कि इसका प्रेशर चेंज होगा। जैसे अगर ये आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो हो सकता है कि यहाँ पे प्रेशर P1 हो तो यहाँ पे प्रेशर P2 हो, या फिर वॉल्यूम V1 हो, वॉल्यूम V2 हो, T1 टेम्परेचर T1 हो, टेम्परेचर क्या हो, T2 हो, राइट। साथ साथ एनर्जी भी चेंज हो सकता है, U1 से U2 हो सकता है, ठीक है। इंट्रॉपी भी चेंज हो सकता है, इंट्रॉपी क्या होता है, डिसऑर्डर, तो S1 से S2 हो सकता है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि यस, यहाँ पे जब हमने हीट सप्लाई किया ना, सो दिस हीट चेंजेस द प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो हीट चेंजेस द प्रॉपर्टीज, हीट चेंजेस द प्रॉपर्टीज, ठीक है। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज यू हैव बच्चों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, सो देयर आर 2 टाइप्स, वन इज इंटेंसिव, वन इज इंटेंसिव एंड सेकेंड इज एक्सटेंसिव। एक इंटेंसिव, सेकेंड क्या होगा, एक्सटेंसिव हो जाएगा। ओके ओके और ये लेक्चर जो है यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा। मैंने अपना जो हमने ग्रुप बना रखा है तो उस पर मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप इसको मैंने अगर कुछ मिस भी हो जाता है तो यू कैन मैंने नोट डाउन, एंड में भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है जी। मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाऊँ, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लो एक रफ पेपर में, और फिर आप वीडियोस तो आपको रहेगा ही, तो आप देख लेना फटाफट, क्या तो ऐसे हम ज़्यादा टॉपिक्स कवर अप कर पाएंगे, है ना। किया क्या, वो चेंज नहीं हो रहा है? नहीं, अभी नहीं चेंज किया, मुझे करना है चेंज, मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे बच्चे लिख रहे हैं, एक्चुअली नोट डाउन कर रहे हैं, तो उसके बाद मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। हाँ सर, फाइन। हाँ ठीक है, तो ये था लास्ट वाला स्लाइड। तो थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिक्स में हीट एनर्जी का कन्वर्जन वर्क एनर्जी में पढ़ते हो, है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन क्या होगा, सो थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, हाँ करेक्ट, इन विच we study
conversion of heat into useful work. तो हीट का कन्वर्जन वर्क में पड़ता है। बट यहाँ पे हम जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं ना, वो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स नहीं है। यहाँ पे केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन नहीं हो रहा है, वो हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है। यहाँ मैकेनिकल थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो केमिस्ट्री का जो थर्मोडायनेमिक्स है और फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंस क्या है? साइन कन्वेंशन रिवर्स हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे केमिकल एनर्जी है, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी है ना। तो केमिस्ट्री में आएंगे तो मैं बताऊंगा आपको। चलो अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे हम लोग थर्ड, प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो प्रॉपर्टीज़ हो जाते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ आर पॉइंट फंक्शंस। प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? पॉइंट फंक्शंस हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ आर पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ डिपेंड्स अपॉन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट्स। Properties depends upon final and initial points। जैसे मैंने यहाँ लिखा स्टेट 1, यहाँ लिखा स्टेट 2 से, यहाँ आइस था और आइस को तुम वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो, ना। तो यहाँ पे जो स्टेट होगा वो होगा P1 V1 T1। यहाँ पे स्टेट होगा P2 V2 T2, है ना। एंड हीट चेंजेस स्टेट, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि चेंज इन प्रेशर इज़ P2 माइनस P1, चेंज इन टेम्परेचर इज़ T2 माइनस T1, चेंज इन वॉल्यूम इज़ V2 माइनस V1, चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है? फ्लोइंग एनर्जी H2 माइनस ऑफ H1, चेंज इन एंट्रोपी S2 माइनस S1, चेंज इन इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1। तो ये सब पॉइंट पे डिपेंड करता है, फाइनल माइनस इनिशियल। जी सर। H का मतलब है एंथैल्पी, H मीन्स एंथैल्पी, और S का मतलब है एंट्रोपी, U का मतलब है इंटरनल एनर्जी। ओके डन सर। मैं जाऊँ नेक्स्ट पेज पे जाऊँ? ओके। अब पॉइंट नंबर 4 में मेंशन करता हूँ। हीट एंड वर्क बोथ आर पॉइंट फंक्शंस। Heat and work both are point functions. For example, heat produced by rubbing two stones, heat produced by combustion of petrol। तो अगर ये Q1 ले लेते हैं, ये Q2 ले लेते हैं, तो Q1 इज़ नॉट इक्वल्स टू Q2। सो जब तुम पाथ चेंज कर रहे हो तो हीट भी चेंज हो रहा है। पेट्रोल से तुम्हें ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ हीट मिलता है कंपेयर टू रबिंग स्टोन्स, है ना। इसलिए हीट को हम पाथ फंक्शन बोलते हैं। तो अभी तो मैंने आपको लॉजिकली बताया, लेकिन बाद में मैं इसको फार्मूला से प्रूव भी कर सकता हूँ। So what is point function? पॉइंट फंक्शन का मतलब होता है कि जो जर्नी पे डिपेंड ना करे। जैसे मान लो तुम्हें पूना से बॉम्बे जाना है, तो बॉम्बे हो गया फाइनल स्टेशन, पूना हो गया इनिशियल स्टेशन। तो
तो सिर्फ अगर तुम्हारा फोकस बॉम्बे पूना पे है, तुम बॉम्बे कैसे पहुँचे उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं चल रहा है, तो उसको हम पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। पॉइंट फंक्शन में क्या हम मुंबई बाइसिकल से जा रहे हैं, क्या कार से जा रहे हैं, क्या हम ट्रेन से जा रहे हैं, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। सिर्फ मुंबई पूना फाइनल माइनस इनिशियल, उसको पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। ओके सर। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब देखो अगर हम वर्क की बात करें दोस्तों, तो अगर मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक रखा, ये देखिए, ये जो है ये है ब्लॉक, यहाँ पे ब्लॉक है, इसका मास क्या है m, और इसको मैं पुल कर रहा हूँ। p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? p रिप्रेजेंट कर रहा है पुलिंग फोर्स, और मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, मोशन इस डायरेक्शन में। और ये सरफेस जो है ये क्या है? फ्रिक्शनलेस है। ये सरफेस क्या है? फ्रिक्शनलेस है। और सपोज़ इस पुलिंग फोर्स के कारण इस ब्लॉक में जो डिस्प्लेसमेंट आया, ये डिस्प्लेसमेंट मीन्स आफ्टर t टाइम दिस ब्लॉक इज से समवेयर हियर एंड से दैट देयर डिस्प्लेसमेंट s, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? s है, ये डिस्प्लेसमेंट s है, ठीक है। और पुलिंग फोर्स तो p था। तो व्हाट इज़ वर्क इन दिस केस? तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज f और से p, डिस्प्लेसमेंट इज s, and because this force and displacement both are parallel, so what is theta between the two? 0 डिग्री। तो you know ps cos 0, it means p into s, क्योंकि हमने पढ़ा था ना वर्क इज इक्वल्स टू fs cos थीटा। बट यहाँ पे फोर्स इज इंक्लाइंड विथ डिस्प्लेसमेंट, तो फिर हम ये कंपोनेंट लेते थे और लिखते थे f cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट s का हो गया तो f cos थीटा इंटू s इज fs cos थीटा। बट क्योंकि यहाँ पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, इसलिए थीटा हमें 0 लेना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ वर्क डन हियर? पुलिंग फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अग्री? एनी डाउट? और वर्क में बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, है ना। वर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे मैकेनिक्स के क्वेश्चन वर्क से सॉल्व हो जाते हैं, वर्क पावर एनर्जी सॉल्व हो जाते हैं, तो काफ़ी डिटेल में मैं बताऊँगा तुम्हें। चलो, तो आपने यहाँ पे क्या ऑब्ज़र्व किया कि जब फ्रिक्शन नहीं था तो वर्क डन हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, फ्रिक्शन ऐड कर देता हूँ। तो अगर मैंने फ्रिक्शन ऐड किया सेम सिचुएशन में, अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्शन ऐड कर दूँ तो देख लीजिएगा, यहाँ पे सेम सिचुएशन में अगर मैंने यहाँ पे ये फोर्स है, ठीक है, और यहाँ पे फ्रिक्शन है से म्यू, और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है s, तो इस केस में वर्क डन। तो अगर पुलिंग फोर्सेस से x के डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाता है? व्हाट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स? म्यू इंटू एन ना, फ्रिक्शन में बताऊंगा मैं, म्यू इंटू एन। एन क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो वेट तो इसका W इज इक्वल्स टू m इंटू जी एक्ट हो रहा है, और कॉन्टैक्ट फोर्स इसका N एक्ट हो रहा है, तो N शुड बी इक्वल्स टू mg। तो फ्रिक्शन जो है इसको अपोज कर रहा है, तो फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू mg। तो व्हाट इज़ नेट फोर्स हेयर? तो जब फ्रिक्शन आ गया, जब सरफेस रफ हो गया, तो नेट फोर्स जो आएगा, तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू p माइनस ऑफ म्यू mg। सो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू, ठीक है, p माइनस ऑफ म्यू mg इंटू s। से दिस इज आवर सेकेंड ऑब्जर्वेशन। So what we observed here in both the cases, the work varies with path. Work without friction and work with friction is not same. दोनों केसेस में वर्क डन अलग अलग आ रहा है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन था, सरफेस रफ था, पिछले केस में सरफेस रफ नहीं था, स्मूथ सरफेस था, वर्क डन चेंज हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन से दैट, है ना, फ्रॉम द अबव
डिस्कशन क्या होगा, वर्क इज नॉट इक्वल, हैंस वर्क वैरीज विथ पाथ। तो वर्क पाथ फंक्शन हो गया। ओके, चलो, तो ये था हमारा पॉइंट नंबर जो भी हो 4th 5। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे कि हियर वर्क एंड हीट both are path functions, both are path functions, ये दोनों path function हो गए। they are not point function, they are not point function, they are not point function। इसलिए dw को w2 माइनस w1 ये नहीं लिख सकते हो, dq इज़ q2 माइनस q1 नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट फंक्शन नहीं है ना, बिकॉज दे आर पाथ फंक्शन। तो सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा, ये पाथ पे भी डिपेंड करेगा। एंड दैट्स वाई वर्क एंड हीट बोथ आर represented by inexact differentials, like d bar w d bar q। d bar w d bar q का मतलब क्या हो गया कि दोनों क्या हो गए, पाथ फंक्शन हो गए। तो पाथ फंक्शन हो गए, इसमें इट मीन्स दोनों में लॉसेस आएंगे। तो जब लॉसेस आएंगे ना, तो उसको हम एक अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, बार लगा देते हैं। डी बार डब्ल्यू डी बार क्यों लिखेंगे? हाँ, अच्छा, लास्ट वाला पॉइंट ना। सर जी सर, देन पॉइंट फंक्शन के अपोजिट पाथ फंक्शन होगा ना? हाँ, पॉइंट फंक्शन के अपोजिट पाथ फंक्शन हो जाएगा। मीन्स अगर हम पुणे से मुंबई जा रहे हैं तो किस पाथ से जा रहे हैं, क्या बाइसिकल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा वर्क वैरी होगा, है ना। उसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम वैरी होता है। ओवर। अब यहाँ पे कि सर ये आपने क्या लिखा, सर ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स क्या लिखा, ये हम एक्सेप्ट नहीं, रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, ये क्या लिखा आपने, है ना। तो देखो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स का क्या मतलब है। इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स का मतलब है कि पाथ फंक्शन का मतलब है जहाँ पे लॉसेस काउंट हो, जहाँ पे लॉसेस आए, उसको इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स बोलते हैं। और लॉसेस कहाँ आएंगे, वर्क में आएगा एंड हीट में आएगा। जैसे आपने पढ़ा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, कॉस एक्स। तो साइन एक्स का, तो हम ऐसा इसको लिखते हैं कि साइन एक्स का एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या आ रहा है, कॉस एक्स आ रहा है।
इसका मतलब है कि sin x से cos x आराम से पॉसिबल है। एंड इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देना तो इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन, तो हमें क्या मिल जाएगा sin x। इसका मतलब है कि ये पाथ भी पॉसिबल है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि हम लेफ़्ट टू राइट भी जा सकते हैं, राइट टू लेफ़्ट भी जा सकते हैं। तो एग्जैक्ट फंक्शंस जो है लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट भी जा सकता है। लेकिन जब इनएग्जैक्ट आ गया, फ्रिक्शन आ गया, तो जो एनर्जी लेफ़्ट टू राइट जाने में लगेगा वो राइट टू लेफ़्ट जाने में एनर्जी सेम नहीं लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण लॉसेस आ जाएंगे। और जब लॉसेस आएंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे? एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। But in practical, due to losses, है ना, हम ऐसा लिख सकते हैं। मैं जाऊँ नेक्स्ट पेज पे। ड्यू टू लॉसेस, तो अगर हम कोई एक इंक्लाइंड प्लेन कंसीडर करें, ये एंगल थीटा है, यहाँ पे हमने एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक का मास क्या है? m, ब्लॉक का मास है m, और इस पर तुम फ्रिक्शन ऐड कर दो। तो जब तुम फ्रिक्शन ऐड करोगे तो a से b जाने का जो वर्क है और B से A जाने का जो वर्क है, ये दोनों सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया। तो अगर फ्रिक्शन हो गया तो ये बन गया पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन बन गया तो ये बन गया इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल में क्या होगा कि वन वे पॉसिबल है, मैंने A से तुम B जा सकते हो, बट B से A सेम एनर्जी से नहीं जा सकते। तो इनएग्जैक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? d बार W या d बार Q। लेकिन जब ये एग्जैक्ट हो जाता, सपोज एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाता, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब है A से B भी उसी एनर्जी से पॉसिबल है और B से A भी उसी एनर्जी से पॉसिबल है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स क्या होते हैं? पॉइंट फंक्शंस होते हैं। पॉइंट फंक्शंस आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है? डन। ओके, तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कौन सा पॉइंट है? ये था 4 नंबर ना। चलो 4 नंबर ओवर हुआ, 4 नंबर ओवर। अब लिखोगे 5th नंबर पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 नंबर। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि प्रॉपर्टीज़ 2 तरह के होते हैं। प्रॉपर्टीज़ एक तो इंटेंसिव होगा, एक इंटेंसिव, एंड सेकंड इज एक्सटेंसिव होगा। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो होता है ना, वो पॉइंट फंक्शन है, पॉइंट पे डिपेंड करता है। अच्छा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो होता है ना, ये मास इंडिपेंडेंट होता है, ये मास पे डिपेंड नहीं करेंगे। बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? मास डिपेंडेंट होते हैं, मास डिपेंडेंट। ठीक है? जैसे प्रेशर, अब प्रेशर क्या होगा? इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? तो प्रेशर जो है, अगर हम बोलें कि एयर का प्रेशर, तो हमारे चारों तरफ जो एयर का प्रेशर है, क्या ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है।
जो प्रेशर मैं फील कर पा रहा हूँ एयर का, वही तुम लोग भी फील कर रहे हो। तो प्रेशर क्या है, सेम ही है ना। तो प्रेशर जो होता है एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं सांस के लिए कुछ और हो जाएगा, आर्यन के लिए कुछ और हो जाएगा एयर प्रेशर, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो प्रेशर क्या है, यूनिफॉर्म है। तो प्रेशर क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो जाता है। इसलिए प्रेशर क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। मैंने कहा टेम्परेचर कैसा होगा, टेम्परेचर किस टाइप का प्रॉपर्टी है। तो टेम्परेचर भी जो है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है, तो टेम्परेचर भी इंटेंसिव है। मैंने कहा डेंसिटी कैसा प्रॉपर्टी होगा, तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर एंड डेंसिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, ये क्या होगा, ये दोनों सेम हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाता है। एक ड्रॉप का जो प्रॉपर्टी होता है ना, वही 1 लीटर वाटर का प्रॉपर्टी होता है। जैसे जब तुम ब्लड टेस्ट कराने जाते हो तो डॉक्टर पूरा 5 लीटर ब्लड निकाल लेता है, नहीं, डॉक्टर क्या करता है, छोटा सा सैंपल लेता है, क्योंकि उस सैंपल का जो प्रॉपर्टी है वही पूरे 5 लीटर ब्लड का प्रॉपर्टी है। तो उस सैंपल का जो डेंसिटी होगा वही 5 लीटर ब्लड का डेंसिटी होगा। ठीक है, जब तुम कुकिंग करते हो और मैगी बनाते हो, है ना, तो मैगी अच्छा बना है कैसे टेस्ट करते हो, पूरा कढ़ाई तो खा नहीं लेते हो। अब क्या करते हो, उसमें से थोड़ा सा छोटा सा सैंपल निकालते हो, सब कुछ अच्छा उस सैंपल में दिख रहा है तो मैगी पूरा अच्छा बना हुआ है। तो उस सैंपल का जो डेंसिटी होगा पूरे कढ़ाई के मैगी का डेंसिटी वही होगा। आप में से कोई मैगी खाते हैं? अच्छा, आप कितना? अच्छा, ठीक है। ओके, तो डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी जो होता है वो इंटेंसिव है, इंटेंसिव है ना। डेंसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है बच्चों। डेंसिटी मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, चलो अब ये बताओ, मान लो रास्ते में चल रहे हो, किसी ने पूछा भाई क्या कर रहे हो, तो आईआईटी का, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बताओ कि वेलोसिटी क्या है, इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव? किसी ने पूछा भाई विस्कोसिटी क्या है, बताओ विस्कोसिटी इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? किसी ने आपसे पूछ दिया स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या है, स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या है? किसी ने पूछा इंटरनल एनर्जी क्या है? ऐसा होता है ना, पूछने वाले पूछते हैं, है ना, मुझसे तो बहुत पूछते थे क्वेश्चन, है ना। आप लोग क्या ऐसा नहीं होता है, मैंने कोई आया कोई क्वेश्चन पूछा, कोई भैया भाभी आता है ना। तो वेलोसिटी क्या होता है? अब जैसे मान लो कि एक कार में बैठे हो, है ना, मान लो कि एक कार में बैठे हो और तुम उस कार से गोवा जा रहे हो। गोवा गए हो क्या? अच्छा, पढ़ने गोवा जा रहे हो और एक कार में मान लो कि 4 लोग हो। एक का वेट है मान लो 100 kg, दूसरे का वेट है 200 kg, एक का वेट है 60 kg और एक का वेट है 50 kg। और मान लो कि ये कार जो है वो 80 km/h के स्पीड से जा रहा है, तो हर एक पर्सन का वेलोसिटी अलग अलग होगा या सेम होगा? ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो 100 kg वाला उसका वेलोसिटी कम होगा, जो 50 kg वाला ज़्यादा होगा और खिड़की से बाहर निकल जाएगा। नहीं ना, इसका मतलब कि वेलोसिटी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है। अरे एक ट्रेन में हम जा रहे हैं, ट्रेन में तो कितने लोग जाते हैं, सबका वेलोसिटी तो एक ही होता है ना। वेलोसिटी फ्रेम पे डिपेंड करता है, किस फ्रेम में। बाइसिकल से जाओगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, रॉकेट से जाओगे वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो किस फ्रेम में बैठे हो उस पर वेलोसिटी डिपेंड करता है। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, है ना, किस फ्रेम में हम बैठे हुए हैं। विस्कोसिटी क्या होगा? विस्कोसिटी का मतलब, विस्कोसिटी क्या होता है?
फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, तुमने हनी कभी खाया है और वाटर पिया होगा, राइट? अच्छा, हनी के लेयर्स में जो विस्कोसिटी होता है और वाटर के लेयर में अलग अलग होता है। से हनी मोर विस्कस है, वाटर लेस विस्कस है। लेकिन हनी का तुमने 5 kg हनी ले लिया और तुमने 1 ड्रॉप हनी लिया, दोनों का विस्कोसिटी सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों का मटेरियल एक ही है। तो विस्कोसिटी जो है सेम मटेरियल का विस्कोसिटी सेम ही रहेगा। लेकिन मटेरियल जब तुम चेंज करोगे, वाटर और ब्लड में कंपेयर करोगे, हनी और वाटर में कंपेयर करोगे, तो विस्कोसिटी चेंज हो जाएगा। लेकिन विद इन द सेम मटेरियल विस्कोसिटी सेम ही रहने वाला है। तो विस्कोसिटी भी क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ओके। अच्छा, स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या है भाई? है ना, स्पेसिफिक 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 मिसल पाव कभी खाया है तुमने? मिसल पाव खाया है? मिसल पाव नहीं, स्पेसिफिक मिसल पाव खाया है कभी? अरे ये रियली, ये मिसल पाव का वैरायटी है। नहीं, ठीक है। हाँ, चेंज इन टेम्परेचर ना। एंथैल्पी का मतलब है जैसे वहाँ उस डोर है, वो डोर से फ्लूइड आ रहा है और इस विंडो से फ्लूइड बाहर जा रहा है, तो जिस एनर्जी से अंदर हुआ बाहर गया, फ्लोइंग फ्लूइड का जो एनर्जी होता है उसको हम एंथैल्पी बोलते हैं, है ना, उसको एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड एट कांस्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक एंथैल्पी, तो स्पेसिफिक एंथैल्पी आया, किसी ने कहा कि भाई स्पेसिफिक वॉल्यूम बताओ, है ना, किसी ने कहा स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी बताओ, इंटरनल एनर्जी। ठीक है। तो जहाँ भी स्पेसिफिक वर्ड आ जाता है ना, स्पेसिफिक पानी पूरी, ये भी एक ब्रांड है। हाँ, स्पेसिफिक क्या? पानी पूरी। पानी पूरी किसे अच्छा लगता है खाने में? खाते हो ना? अच्छा, अच्छा ये बताओ कि 1 रुपया में कितने पानी पूरी मिलते हैं? मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे ना, तो 1 रुपया में 10 पानी पूरी मिलते थे, 10 पानी पूरी। मेरे गांव में, विलेज की बात बता रहा हूँ। बट अभी तो 20 रुपीज़ में शायद 4 या 5 मिलते हैं, 6 मिलते हैं, है ना। अच्छा, ओके। तो जब भी मैंने स्पेसिफिक एंथैल्पी बोला ना, तो एंथैल्पी बाय मास हो जाता है। एंथैल्पी का एनर्जी, एंथैल्पीज एनर्जी सो किलो जूल पर केजी, है ना। एनर्जी हमेशा मास डिपेंडेंट है। एनर्जी ऑलवेज क्या होता है बच्चों? मास डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब है कि एनर्जी क्या हो गया? एनर्जी एक्सटेंसिव हो गया। जो भी मास पे डिपेंड करेगा वो एक्सटेंसिव हो गया। तो ये है एक्सटेंसिव और ये है एक्सटेंसिव। द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव इज ऑलवेज इंटेंसिव। हाँ, ये थियरम है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव, ये हमेशा क्या हो जाता है? इंटेंसिव हो जाता है। तो जितने भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ आते हैं नीट में, जेई में क्वेश्चन आया, तो इसको डायरेक्ट क्या सेलेक्ट करोगे कि ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ आर इंटेंसिव, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो जाता है।
इसका मतलब है कि अगर मैंने स्पेसिफिक पानी पूरी बोला ना, तो मेरे शॉप में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं हर एक कस्टमर पे ध्यान दे रहा हूँ। अगर हर एक कस्टमर पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, यही हो जाएगा ना, मास इंडिपेंडेंट हो गया ये। हाँ, ये थियरम को एक्सप्लेन करें क्या? एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इंटेंसिव कैसे हो गया, देखो मैं बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। तुमने लिखा ना भाई, एनर्जी बाय मास लिखा। एनर्जी क्या होता है? mc² बाई m। तो ये क्या आ गया? c²। c है क्या? वेलोसिटी क्या होता है? एक छोटा सा एग्जांपल है ना, एक्सटेंसिव जो मास पे वैरी हो। जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम मैंने कहा ना, तो 100 स्टूडेंट्स के लिए क्लासरूम का साइज़ और 2000 स्टूडेंट्स के लिए क्लासरूम का साइज़ बड़ा चाहिए, है ना। तो वॉल्यूम मास फंक्शन होता है, मास डिपेंडेंट होता है। तो जो भी मास डिपेंडेंट होगा वो इंटेंसिव हो गया। एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी मास डिपेंडेंट हो गया। तो ये सब जो है वो एक्सटेंसिव हो जाता है। ये केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, सेम चीज़, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, है ना। ओके, चलो, तो ये तो था प्रॉपर्टीज़। अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आएगा खेल में मज़ा। अब आएगा खेल में मज़ा, क्योंकि आने वाला है कौन, पता है? आने वाला है वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। आने वाला है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये बहुत, है ना, एक्स और वाई, एक्स और वाई उसी तरह से हैं जैसे फादर मदर। एक्स और वाई, एक्स इनपुट वाई आउटपुट, ठीक है। तो एक्स क्या होता है? एक्स क्या होता है? जो हमारे कंट्रोल में है, इनपुट। और वाई क्या है? जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, आउटपुट। आउटपुट डिपेंड करता है इनपुट पे। अच्छा इनपुट, अच्छा आउटपुट, करेक्ट। अच्छा, तो मैंने अब क्या किया ना कि मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्रेशर ले लिया और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ले लिया। और सपोज़ यहाँ पे आइस है और आइस को तुम हीट दिए जा रहे हो और ये कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, ये कन्वर्ट हो रहा है वाटर में। ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, मैंने ऐसे रैंडम ले लिया है। तो ये एक स्टेट हो गया, ये दूसरा स्टेट हो गया। तो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉपर्टीज से, स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉपर्टीज से। तो इस स्टेट का जो प्रॉपर्टी होगा वो P1 V1 हो जाएगा, क्योंकि तुम PV प्लेन ले रहे हो। और इस स्टेट का जो प्रॉपर्टी हो जाएगा वो क्या होगा? P2 V2 हो जाएगा। ठीक है। तुमने कहा कि सर ऐसा करो ना, सर इस पर टेम्परेचर लो और इस पर प्रेशर लो। तो ठीक है, ये एक स्टेट, ये दूसरा स्टेट, कोई एक प्रोसेस हुआ होगा, आई डोंट नो कि प्रोसेस क्या हुआ होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट T1 P1 और इसका कोऑर्डिनेट T2 P2, ऐसा लिख सकते हैं, नो क्राइम, है ना। तो ये TP प्लेन हो गया।
सही है। चलो अब देखो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें लेते हैं। जैसे तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या होता है, जब टेम्परेचर हो कांस्टेंट तो प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इसका पीवी डायग्राम कैसा आएगा, इसका पीवी डायग्राम आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर कैसे किया आपने ये, तो P है ये कांस्टेंट बाय V, P को ले लो Y, V को ले लो X, तो Y इज इक्वल्स टू क्या है 1/x। अब हम टेबल बना लेंगे, x का वैल्यू 0 तो 1/0 होता है इन्फिनिटी, तो y का वैल्यू इन्फिनिटी, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू इन्फिनिटी। राइट इसको अच्छे से लिख दो। मैं गर्मी बहुत बढ़ गई है नहीं, ऐसा लगता है कोल्ड ड्रिंक्स पे पिए जाए। अच्छा आप में से कितने लोग हो जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, सभी लोग, अरे वाह, है ना। गर्मी बहुत बढ़ गई है, थाने में भी इतना ही गर्मी पड़ता है वर्षा, इतना ही, इससे ज़्यादा गर्मी पड़ता है। अच्छा अच्छा ओके, ये 0, ये है x और ये क्या है y। तो y की जब x का वैल्यू है 0, x का वैल्यू 0 तो y किधर जा रहा है, x का वैल्यू 0 होता है y एक्सिस पे, तो y इन्फिनिटी जा रहा है। और जब y का वैल्यू 0 का मतलब क्या है x एक्सिस, तो देख सकते हो इधर यहाँ पे x इन्फिनिटी जा रहा है, इधर x इन्फिनिटी जा रहा है और इधर y इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, तो ये पीवी डायग्राम हो गया। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये बहुत ही फेमस कर्व है, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला देखा है आपने, कहाँ देखा है हाइपरबोला, कहीं शेप देखा है आपने? हाँ ऐसा ना, ऐसा शेप होता है ना हाइपरबोला, हाँ यू टाइप का ऐसा शेप होता है। ऐसा तुम सोच सकते हो कि जब दो गियर ऐसे मेश हो रहा है ना, ऐसे जब दो गियर मेश होगा तो एक ऐसा शेप बनता है, वो शेप हाइपरबोला हो जाता है ना। या जो नाइट लैम्प होता है ना, नाइट लैम्प, तो कभी कभी देखा होगा अपने वॉल पे एक ऐसा यू टाइप का एक रिफ्लेक्शन आता है, वो भी हाइपरबोला ही होता है। गूगल मैप कंप्लीट हाइपरबोला है। गूगल मैप में आप गूगल मैप जब टाइप करोगे सोर्स एंड डेस्टिनेशन तो उस पर एक पाथ दिखता है, वो पाथ भी हाइपरबोलिक ही होता है, बट उसका सेंटर बहुत दूर होता है, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन दिखता है। बट क्योंकि पृथ्वी गोल है, हमने पढ़ा है ना, तो जब ऊपर से देखोगे ना तो वो पाथ ऐसे कर्व की तरह दिखेगा तुम्हें, वो हाइपरबोला है ना। ओके तो ये सब क्या है, ये सब गैस लॉज है। उसी तरह से वी नो चार्ल्स लॉ ऑल्सो। चार्ल्स लॉ में क्या हो जाता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जब प्रेशर कांस्टेंट हो। तो व्हाट इज़ v वर्सेस t का ग्राफ, इट शुड बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, ये v वॉल्यूम हो गया, t टेम्परेचर, t इंटेंसिव, v एक्सटेंसिव। ठीक है, तो ये तुम्हें बेसिक आइडिया तो हो गया ग्राफ का। अच्छा तो यहाँ पे अगर पॉइंट हम P2 ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट P1 ले लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा V1 T1 और इसका क्या आएगा V2 T2। हो गया। चलो अब देखो, अब यहाँ से एक बहुत ही सिंपल है,
मैं यहाँ पे लेता हूँ इंजन। इंजन, इंजन देखा है तुमने? इंजन नहीं देखा है, ठीक है। तो इंजन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्पार्क प्लग, उसमें स्पार्क प्लग होता है। तो स्पार्क प्लग क्या करेगा, हीट को ऐड करता है। तो सबसे पहले हम हीट को ऐड करते हैं। हीट ऐड करने से क्या होगा, गैस बनेगा, और गैस बनने से क्या होगा, पिस्टन का एक्सपेंशन होगा, पिस्टन मूव करेगा, एक्सपेंशन होगा। उसके बाद फिर गैस बाहर निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं हीट रिजेक्शन। जैसे प्रेशर कुकर में होता है, प्रेशर कुकर में आप हीट ऐड करते हो, तो हीट ऐड करने के बाद वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, मीन्स एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होने के बाद फिर अंदर का जो गैस है वो विशल से बाहर निकल जाता है, और फिर विशल अपने पोजीशन पे आता है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन। तो इसमें कितने रास्ते हो गए, 1 2 3 4। तो क्या लिख सकते हो तुम, देयर आर 4 ना, देयर आर 4 प्रोसेसेस, देयर आर 4 प्रोसेस। देयर आर 4 प्रोसेसेस। यहाँ पे 4 प्रोसेस तुम्हें दिख रहे हैं। तो अगर इन चारों प्रोसेस को हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करें? तो देखो, तो इसके लिए तुम्हें प्रोसेस का आइडिया होना चाहिए। इसके लिए तुम्हें प्रोसेस का मतलब क्या है, इवेंट। तो कितने प्रोसेसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में? एक तो आइसोथर्मल होता है, दूसरा होता है एडियाबेटिक, तीसरा होता है आइसोबैरिक, चौथा होता है आइसोकोरिक, उसके बाद रिवर्सिबल, देन इरिवर्सिबल। ठीक है, डन। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आ रहा है ना, बड़ा मज़ा आ रहा है। क्लास ख़त्म होने के बाद ना कहीं घूमने चलेंगे, है ना साज? ओके, आज कल कहीं प्लान है, कल संडे है, कहीं जाना है? नहीं, कहीं नहीं, घर पे ही रहना है। कोई मूवी आने वाली है सेट मैक्स पे, थोड़ा डिज़ाइन बना देता हूँ इसको थोड़ा डिज़ाइन बना देता हूँ। ठीक, चलो अब देखते हैं हम लोग आगे। देखो जी, यस यस यस, किसने पढ़ाई बनाया? यश है ना, कहीं कहीं ऐसा लगता होगा ना। अच्छा, पढ़ना नहीं होता तो क्या करते हम लोग, लेकिन नहीं, कैसे टाइम पास करते, कितना टेलीविज़न देखते, कितना खेलते, कितना सोते। ये है तो कम से कम 10 घंटे निकल जा रहे हैं इसमें, बाकी बचे 14 घंटे, तो 6 घंटे 8 घंटे सोने में निकल जा रहे हैं, है ना। अगर पढ़ना नहीं होता तो बड़ा दिक्कत हो जाता। तो इसलिए देख रहे हो ना कि पहले के लोग जो थे ना, जब सतयुग था, सतयुग, तो लोग जो है वो 200 साल 300 साल जिंदा रहते थे। कुछ लोग तो मरते ही नहीं थे सतयुग में, इच्छा मृत्यु था, मतलब जब चाहोगे तभी मरोगे। तो उनको क्या होता है, उनको टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं होता था भाई, बहुत बहुत समय उनके पास। सतयुग के बाद फिर कौन सा युग आया? नहीं,
द्वापर युग आया ना, जिसमें बहुत सारे कृष्ण आए, ऐसा कुछ है ना। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया ना, तो ये एज कम होता चला गया। तो फिर लोग 100 साल जिंदा रहते थे। फिर जो है हाँ हाँ, फिर द्वापर युग आया था, त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, उसमें और समय कम हो गया। और अभी कलयुग है, तो कलयुग में जो जितना झूठ बोलेगा उतना अच्छा रहेगा। तो 65 ईयर्स तक आप इसमें ज़िंदा रह सकते हैं, पता है, 65-70 ईयर्स तक। अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ता जाएगा ना, तो लोगों का लाइफ और कम होता चला जाएगा, है ना। कोई लोग 40 साल 45 साल में ही मर जाएंगे। आप देखते होंगे किसी किसी को हार्ट अटैक आ गया, सोया हुआ था, उठा ही नहीं सुबह, ऐसा भी हो जाता है। तो जैसे जैसे ये और आपने देखा होगा कि पेरेंट्स भी पहले से कम प्रेशर डाल रहे हैं पढ़ने पे। अब जैसे हमारे समय में जो हम पे प्रेशर डाला गया था, आप पे कम होगा। क्यों? क्योंकि एज कम हो गया है ना बच्चों का। आप समझ रहे हो? इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। पहले एज ज़्यादा था तो लोग प्रेशर ज़्यादा डालते थे। अभी क्या है कि भाई 40-45 साल ही रहने वाला है, क्यों प्रेशर डालने का। 30 साल में तो नीट निकलता है, मैंने पढ़ लिख करके नीट पास हुआ है, बचा 10 साल और। अच्छा सर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, लता ने बोला ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ओके। अच्छा, बट ऐसा है कि भाई जापान के लोग इतना दिन क्यों जिंदा रहते हैं, इंडिया के लोग इतना जल्दी मर क्यों जाते हैं, क्या रीज़न है? हमने सुनते हैं ना। हाँ, उनका डाइट अलग होता है क्या? मैंने दाल राइस नहीं खाते वो, बहुत बहुत मैंने वहाँ पे आपको ओल्ड लोग ज़्यादा दिखेंगे, यंगस्टर्स कम दिखेंगे। बट इंडिया में क्या यंगस्टर्स ज़्यादा है ना। हाँ, ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं ऐसा कुछ। अभी देखो ये क्या है, एग है, एग समझते हो? तो अगर पूरा तुम्हारा फोकस एग पे है, एग ऐसा दिखता है ना, तो अगर पूरा फोकस तुम्हारा एग पे है, आप जस्ट इमेजिन करो कि आप एग खाने गए और एग वाला एग को बॉईल कर रहा है, तो आप देखते हो ना कि ये कब एग को बाहर निकालेगा और तुम्हें वो कट करके देगा। तो पूरा फोकस किस पे है? तो ये एग को हम बोलते हैं सिस्टम। एग को क्या बोलते हैं? सिस्टम। और सिस्टम के बाहर का जो पार्ट है वो हो जाता है सराउंडिंग। और जो ये एग का जो कैल्शियम का वॉल है उसको हम बोलते हैं बाउंड्री। और तीनों को मिला दो तो बन जाएगा यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग प्लस बाउंड्री, ये बन जाएगा यूनिवर्स। अब कभी किसी ने कभी बोलते सुने होंगे कि भाई यूनिवर्स कभी गए हो क्या, मैंने ये पूरा यूनिवर्स में चक्कर लगाए हो क्या? तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये हो गया सिस्टम, बाहर हो गया सराउंडिंग, ये वॉल बन गया बाउंड्री। राइट, ओके। लेकिन अब बाउंड्री तुम कितना यहाँ से यूएस कर दो तो बाउंड्री यूएस का हो जाएगा। अब जैसे जैसे बाउंड्री मूव करेगा वैसे वैसे वर्क बढ़ेगा। यूएस जाने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए, तो बाउंड्री का जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट होगा वर्क डन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। कितने टाइप के सिस्टम होते हैं? 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। एक हो गया बच्चों क्या? एक हो गया क्लोज्ड, एक हो गया ओपन, और एक हो गया आइसोलेटेड। अब जैसे अगर किसी को जेल में बंद कर दे, कैसा सिस्टम है? क्लोज, क्योंकि तुम बाहर नहीं निकल पाओगे, तुम सिर्फ आवाज़ लगा पाओगे, है ना, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, लेकिन तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। तो इसका मतलब है कि क्लोज्ड में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, मास का ट्रांसफ़र नहीं होता। ओपन सिस्टम, एडियाबेटिक में हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। वो प्रोसेस हो गया एडियाबेटिक। एडियाबेटिक एक घटना हो गया, घटना।
जैसे ये क्लासरूम है ना, बहुत सारी घटनाएं घट रही है, फ़ैन चल रहा है, ट्यूबलाइट ऑन है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं। तो ये सिस्टम की बात हो रही है। जैसे ये क्लासरूम एक क्लोज सिस्टम हो गया, भाई मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ लेकिन मेरा वॉइस जो है इस वॉल को क्रॉस कर रहा है, और साथ 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 जो है वो घड़ी देख रहा है कब सर क्लास छोड़ेंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ओपन सिस्टम में क्या होगा कि तुम शॉपिंग मॉल में घूमने गए तो उसमें क्या होगा, मास भी ट्रांसफ़र, एनर्जी भी ट्रांसफ़र। और आइसोलेटेड में क्या होगा बच्चों, मास ट्रांसफ़र नहीं, एनर्जी ट्रांसफ़र। टेक्निकली हम बोले तो थर्मस फ्लास्क आइसोलेटेड। ओपन में क्या हो गया बच्चों, वाटर बॉटल या कप इन अ टी, है ना। नहीं मैं गलत बोल दिया। टी इन अ कप, हाँ टी इन अ कप, CUP कप। बट ये टी का काफ़ी अच्छा चल रहा है नहीं सबका। हाँ मैंने देखा है कि अब लोग चाय को पीना बहुत पसंद कर रहे हैं। हर जगह मैंने टी का शॉप ओपन हो रहा है ना। पहले मिल्क था, एग था, वो सब बंद होकर के अब टी का शॉप ओपन हो रहा है। येवले चाय, और कौन सा है, साईबा, है ना। तो बड़ा प्रॉफिट है ये चाय का शॉप खोलने में, है ना। अगर एक कस्टमर 10 रुपये का चाय लेता है और उस तरह से कम तो 100 कस्टमर तो आते ही होंगे, तो 100 गुने 10 मैंने 1000 तो हो ही जाता होगा उसका, है ना। ठीक है, तो ये देखो सिस्टम, कितने तरह के सिस्टम हो गए, 3, क्लोज्ड, ओपन एंड आइसोलेटेड। ठीक है, अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, ऐसा लग रहा है पढ़ते पढ़ते कल सुबह हो जाए, संडे यहाँ से सुबह निकले। अब देखो, अब मैंने लिया यहाँ पे सिलेंडर एंड पिस्टन, यहाँ से सिलेंडर एंड पिस्टन है, ठीक है। ये ए पे है और कुछ देर के बाद ये कहाँ पे चला जाएगा, A' पे चला जाएगा, ठीक है। तो सिलेंडर पिस्टन कैसा सिस्टम होता है, तो सिलेंडर पिस्टन जो होता है ये क्लोज सिस्टम होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो गैस है वो गैस लीक नहीं हो रहा है, इसमें जो गैस है वो लीक नहीं हो रहा है, बल्कि गैस इसको पुश कर रहा है, और पुश करने से इसमें पिस्टन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो सपोज़ ये डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो पहले ये पिस्टन कहीं ना कहीं यहाँ आया होगा A" पे, फिर ये यहाँ आया होगा, फिर यहाँ आया होगा, और फिर यहाँ आया होगा, और यहाँ आने के बाद फिर से वो बैक जाएगा अपने पोजीशन पे। तो सपोज़ ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आया, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को dx ले लेते हैं। यहाँ पे फोर्स क्या है, F। तो क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क होगा, वर्क इज़ इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे जब भी हम गैस के क्वेश्चंस को डील करते हैं तो गैस के क्वेश्चन में प्रेशर इज़ फोर्स, गैस के क्वेश्चन में प्रेशर इज़ फोर्स, राइट। तो आप इसको प्रेशर से रिप्लेस कर दो, तो प्रेशर इज़ फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स इज़ इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। तो ये हो जाएगा फोर्स प्रेशर इनटू एरिया इनटू लेंथ। तो dW इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। एरिया इनटू लेंथ को क्या बोलते हैं, चेंज इन वॉल्यूम बोलते हैं। एरिया इनटू लेंथ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि सारे स्मॉल वर्क डन को ऐड कर दूँगा, है ना, क्योंकि वर्क स्केलर क्वांटिटी है तो आप वर्क को ऐड कर सकते हो ना। तो ऐड करने के लिए दोनों साइड कर दो इंटीग्रेशन। सर इंटीग्रेशन आता है ना, बहुत डर लगता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन। तो सारे छोटे छोटे से पीसेस को ऐड कर रहे हो, है ना। तो कहाँ से कहाँ तक ऐड कर रहे हो भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड कर रहे हो। सो यू आर एडिंग फ्रॉम हियर टू हियर। सो व्हाट इज़ वॉल्यूम एट दिस पॉइंट, V1। व्हाट इज़ वॉल्यूम एट दिस पॉइंट, V2। सो V1 से V2। व्हेन पिस्टन इज़ एट ओरिजिनल पोजीशन वर्क डन इज़ 0। व्हेन पिस्टन इज़ एट एक्सट्रीम पोजीशन सो वर्क डन इज़ W, है ना। dW का dx का इंटीग्रेशन है x, तो dW का इंटीग्रेशन इज़ W। ये हो जाएगा V1 से V2 PdV।
P for pressure. ओके चलो, तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स? तो हमने देखा W इज इक्वल्स टू W फॉर वर्क डन, ठीक है। वर्क डन क्या आ गया? V1 से V2 P इंटू dV आ गया, ठीक है। ओके, अब कभी कोई क्वेश्चन है कि सर वर्क के कितने फार्मूलाज होते हैं? तो वर्क के बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, है ना। वर्क के बहुत सारे फार्मूलाज हैं, जैसे वर्क इन सॉलिड मैकेनिक्स। सॉलिड मैकेनिक्स मीन्स जहाँ पे मास कांस्टेंट होता है, तो वर्क इज़ इक्वल्स टू एफ.एस. कॉस थीटा यूज़ करते हो। बट ये तभी यूज़ करोगे जब फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वर्क इन सॉलिड मैकेनिक्स, तो W इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू डी एस S1 टू S2। ये तभी यूज़ करोगे जब फोर्स क्या होगा? वेरिएबल। लेकिन वर्क डन इन गैसेस ये होता है P1 टू V2 PdV। वर्क डन बाय गैसेस। ओके, ओवर। चलो, तो जब भी तुमने ये फॉर्मूला यूज़ किया ना, V1 से V2 PdV, तो रिमेंबर रखना ये फॉर्मूला वैलिड किसके लिए है? वैलिड फॉर क्लोज सिस्टम। ये सिर्फ क्लोज सिस्टम के लिए लगा सकते हो। ये फॉर्मूला वैलिड है फॉर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या है? नो लॉस, जहाँ पे लॉस ना हो। और इसमें भी जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, मान लो जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, तो W इज इक्वल्स टू कांस्टेंट को बाहर निकालो, V1 से V2 dV, तो P इंटू V2 माइनस ऑफ V1। और हम आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं ना, PV इज इक्वल्स टू nRT, तो W इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? nR T2 माइनस ऑफ T1। जहाँ n क्या है? मोल। R क्या है? गैस कांस्टेंट। T2 T1 तो आपको पता ही है, टेम्परेचर है।
ओके, चलो। तो अगर हम आइसोथर्मल की बात करें, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? जैसे ये आइस है, तुम लोग कुल्फ़ी खाते हो क्या? कुल्फ़ी पसंद है? मान लो कुल्फ़ी खा रहे हो और किसी का अर्जेंट फ़ोन आ गया और कुल्फ़ी को तुमने ऐसे टेबल पे रख दिए और कहीं फ़ोन से बात करने चले गए, और फ़ोन से बात करते करते 2 घंटे निकल गया, है ना? जब आए देखा तुमने तो पूरा का पूरा कुल्फ़ी मेल्ट हो चुका था। वो कौन सा प्रोसेस है? पूरा का पूरा कुल्फ़ी मेल्ट हो चुका था। तो उसमें रूम का टेम्परेचर तो चेंज हुआ नहीं, रूम का टेम्परेचर तो फिक्स था। लेकिन जब तुम 2 घंटे पहले गए और 2 घंटे के बाद आ रहे हो तो कुल्फ़ी मेल्ट हो चुका था, मेल्ट या हो रहा था, है ना? तो इसका मतलब है कि वहाँ पे टेम्परेचर फिक्स था और कुल्फ़ी मेल्ट हो रहा था। उसको बोलते हैं आइसोथर्मल। एक इवेंट हो गया कहाँ पे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे, है ना? तो आइस है, ये मेल्ट हो रहा है कहाँ? वाटर। टी क्या है? कांस्टेंट है। टी क्या रिप्रेजेंट करता है? रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया, है ना? सो हम ऐसा लिख सकते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस, मेल्टिंग प्रोसेस ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। तो T अगर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और ये जानते हो कि तुम, ये होता है बॉयल्स लॉ। तो PV इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट लिख सकते हैं। PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कल मैच कौन जीता? इंडिया इंग्लैंड में? नहीं ना? अच्छा, हो गया? अब देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, पढ़ते रहेंगे आज। एक मिनट, हाँ मैं, अब पेन पेपर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं लैपटॉप लेते हुए जाओ, ये ले लो। जब भी हम T कांस्टेंट बोल रहे हैं तो सराउंडिंग, रूम का टेम्परेचर सेम है, तो जो वाटर का टेम्परेचर होगा वही रूम का टेम्परेचर होगा। हाँ, तो क्या होता है कि जब भी हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं ना, जब भी हम रिसर्च करते हैं, जैसे ये आइस है, तो जब तुम आइस का टेम्परेचर मेज़र करोगे तो बहुत ही कम रहेगा, से -5 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन ये आफ्टर सम टाइम ये रूम के टेम्परेचर पे आना चाह रहा है। आइस जो है वो रूम के टेम्परेचर पे आना चाह रहा है, तो रूम का टेम्परेचर तो फिक्स्ड ही है, और क्योंकि ये हीट को लूज़ कर रहा है, एनर्जी को लूज़ कर रहा है, तो लूज़ करने के बाद ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो इवेंट हुआ उसमें तो रूम का टेम्परेचर तो फिक्स्ड ही है ना? सर हीट को यूज कैसे करेगा? हीट को गेन किया तभी तो वाटर में कन्वर्ट। हाँ, मैंने वही हीट को गेन किया तो वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो वहाँ तो रूम का टेम्परेचर तो फिक्स्ड ही है, मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर पे घटना घट गया। तो तुम ये बोल रहे हो कि आइस का टेम्परेचर बढ़ गया, है ना? तो आइस का टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन ये जो इवेंट हुआ वो रूम के कांस्टेंट टेम्परेचर पे हुआ। सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, है ना?
तो होता क्या है, सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, ये आइस और ये रूम, ये कंप्लीट हमारा सिस्टम होगा और इसके बाहर ये सराउंडिंग आएगा। कहने का मतलब है कि हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, ये आइस और ये रूम, ये सिस्टम हो जाएगा, इसके बाहर सराउंडिंग आएगा। तो इनडायरेक्टली हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिस्टम के टेम्परेचर के बारे में ही बात कर रहे हैं। ऐसा है। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा भाई कि जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया था। तो अगर हम एक पॉइंट ये ले लें 1, ये दूसरा पॉइंट ले लें, तो यहाँ पे P1 V1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, P2 V2 हो जाएगा। और जस्ट तुमने प्रूफ किया है कि PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अगर हम पाथ 1 to 2 के ले लें तो वैसा लिख सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, क्योंकि ये भी P1 V1 भी कांस्टेंट हो गया, P1 V1 भी कांस्टेंट हो गया और P2 V2 भी कांस्टेंट हो गया। तो इन दोनों का RHS इक्वल है तो LHS इक्वल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम n नंबर ऑफ़ यहाँ पे स्टेशंस हों तो n नंबर ऑफ़ स्टेशंस के लिए ऐसा लिख सकते हैं P1 V1 P2 V2 P3 V3 इज इक्वल्स टू क्या, Pn Vn। ठीक है। ओवर। चलो अब देखो, अब सिचुएशन ऐसा है कि ये है सिलेंडर और ये है पिस्टन और कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये पिस्टन मूव कर रहा है। पिस्टन 1 से 2 पे आ रहा है। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर वही है। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे गैस बना होगा वो गैस इसको पुश करते जा रहा है। तो जब इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तब तो वर्क भी हो रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कितना वर्क हुआ हमें ये निकालना है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट ले रहे हैं हम, तो वर्क डन निकालना है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, V1 से V2 P इंटू dV। और अभी जस्ट हमने देखा था PV इज इक्वल्स टू nRT, तो P इज इक्वल्स टू nRT बाई V। P का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो V1 से V2 nRT बाई V क्या होगा, dV। क्योंकि nRT n मोल है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकालो, dV बाई V। तो W इज इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हैं nRT log टू द बेस E V2 बाई। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। इंटीग्रेशन के फार्मूलाज, ठीक है, मैं बताया तो।
फॉर्मूला को यूज करेंगे। जब वॉल्यूम दिया रहेगा, जब वॉल्यूम V1 V2 दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, है ना। चलो आगे बढ़ जाए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, तो हमने क्या देखा कि W आइसोथर्मल इज इक्वल्स टू मोल गैस कांस्टेंट T1 log टू द बेस E V2 बाई V1 लिखा था ना मैंने अभी जस्ट, यही लिखा था। अच्छा, इसे तुम, क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ P1 बाई P2 इज इक्वल्स टू V2 बाई V1। तो W इज इक्वल्स टू ऐसा लिख सकता हूँ nRT1 log टू द बेस E P1 बाई P2। तो जब प्रेशर का डेटा दिया रहेगा तो आप ये यूज़ करना, जब वॉल्यूम का डेटा दिया रहेगा तो आप ये यूज़ कर लेना। अब क्वेश्चन है कि सर ये log E क्या लिख रहे हो, है ना। log E को हम ln लिखते हैं, ln को हम नेचुरल log बोलते हैं। हो गया, लिख लिया। नेचुरल लॉग हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, pH निकालने में। हम कहाँ यूज़ करते हैं, अर्थक्वेक एस्टिमेशन में, रिक्टर स्केल। तो हम इंजीनियर्स नेचुरल लॉग ही यूज़ करते हैं एवरीवेयर, बट कैलकुलेशंस के लिए हमें लॉग टू द बेस ई में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो लॉग टू द बेस यहाँ पे ई है, तो लॉग टू द बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो लॉग टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग टू द बेस ई, या फिर 2.303 लॉग टू द बेस ई लिख सकते हैं। तो इसको तुम अगर यहाँ पे 2.303 लिख दोगे ना, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2.303 nRT1, यहाँ पे हो जाएगा log टू द बेस 10 V2 बाई V1, और यहाँ पे 2.303 nRT1 log टू द बेस 10 P1 बाई P2।
हो गया। अब लिखोगे, ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस था ना, अब लिखो एडियाबेटिक प्रोसेस। अब लिखो एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि ये देखो सिलेंडर है और ये पिस्टन है, इसके बाहर जो है वूलन कोटिंग कर दो, जिसको हम बोलते हैं इंसुलेशन। ये हमने इसको कोट पहना दिया, जैकेट, ये है इंसुलेशन। तो इंसुलेशन लगाने से क्या होगा कि इसके अंदर जो हीट है, इसके अंदर जो गैस है, वो गैस का हीट लॉस नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि हीट ट्रांसफ़र क्या हो रहा है, ज़ीरो। लेकिन ये गैस क्या करेगा, पिस्टन को पुश कर रहा है। तो अगर ये पिस्टन को पुश करेगा तो एक प्रोसेस हुआ, लेकिन उस प्रोसेस में क्योंकि बाहर इंसुलेशन लगाया हुआ है तो हीट लीकेज नहीं हो रहा है, हीट का लीकेज नहीं हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। बट हीट ट्रांसफ़र नहीं होने पे भी प्रोसेस हो रहा है ना, आइसोलेटेड। जैसे हम जब जैकेट पहन लेते हैं, तो जब जैकेट पहन लेते हैं तो बाहर का हीट अंदर नहीं आता, अंदर का हीट बाहर नहीं जाता, तो वो एक एडियाबेटिक वॉल बन गया। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, देयर इज़ नो ट्रांसफ़र बिटवीन, देयर इज़ नो ट्रांसफ़र बिटवीन, देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट between system and surrounding, between system and surrounding। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो है, हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो होते हैं। और इसके इक्वेशंस होते हैं पी वी रेज टू गैमा कांस्टेंट, टी वी रेज टू गैमा -1 कांस्टेंट, एंड पी टू बाई पी वन इज इक्वल्स टू टी टू बाई टी वन रेज टू गैमा अपॉन गैमा -1। इसको मैं साफ क्लियर लिखता हूँ यहाँ पे, P2 बाई P1 इज इक्वल्स टू T2 बाई T1 रेज टू गैमा अपॉन गैमा -1। अब ये यहाँ पे गैमा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गैमा होता है Cp बाई Cv, दैट इज़ अ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके रेशियो को गैमा लिखते हैं। और फॉर एयर के लिए गैमा का वैल्यू 1.4 होता है, ये फिक्स्ड होता है ना, ये वैल्यू फिक्स्ड होता है फॉर एयर। Cp Cv कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम। ओवर। अब देखो, तो एडियाबेटिक प्रोसेस का भी जो ग्राफ होगा ना, जो पीवी डायग्राम होता है, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होता है, ऐसा ही दिखता है वो भी। ये 1, ये 2 है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पीवी रेज टू गैमा कांस्टेंट। तो अगर ये पीवी रेज टू गैमा कांस्टेंट है तो 1 के लिए क्या लिख सकते हैं, P1 V1 रेज टू गैमा। 2 के लिए क्या लिख सकते हैं, P2 V2 रेज टू गैमा। क्यों, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम दोनों क्या है, पॉइंट फंक्शन है। तो इस पॉइंट के लिए P1 V1 और इस पॉइंट के लिए P2 V2। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए T1 V1
गामा -1 और 2 के लिए T2 V2 गामा -1, देन P2 बाई P1 इज इक्वल्स टू T2 बाई T1 रेज टू गामा अपॉन गामा -1। तो ये 3 इक्वेशंस है जिसके हेल्प से हम क्वेश्चन को बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, या इसको तुम आप ऐसा भी लिख सकते हो P2 बाई P1, ये ऊपर चला जाएगा तो गामा -1 बाई गामा इज इक्वल्स टू T2 बाई T1। इसी को मैंने मॉडिफाई करके ऐसा लिखा है। कौन है? चले गए। अच्छा वो है क्या, वो क्लीनिंग करने वाले। ठीक है, अब इसका वर्क डन देखो क्या होगा। तो वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो देखो एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन क्या होगा। तो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या होता है PdV, और अभी जस्ट हमने देखा PV रेज टू गामा क्या होता है कांस्टेंट। तो P इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं कांस्टेंट बाय V रेज टू गामा। इसको यहाँ पे प्लग इन कर दें, एंड फ्रॉम वेयर टू वेयर, V1 टू V2, तो ये हो जाएगा V1 से V2 C अपॉन V रेज टू गामा dV। C को कांस्टेंट निकालो, V1 से V2 V रेज टू माइनस ऑफ गामा dV। ओवर। अब इसको इंटीग्रेट कर दे। तो देखो W इज इक्वल्स टू C V1 से V2 V रेज टू माइनस ऑफ गामा dV है। तो रिमेंबर रखना वन फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx हो जाता है n+1 अपॉन n+1। तो सेम कॉन्सेप्ट अगर लगाओगे तो C V रेज टू 1 माइनस गामा इंटू V2 बाई V1, C V2 रेज टू 1 माइनस गामा V1 रेज टू 1 माइनस गामा 1 माइनस ऑफ गामा, क्योंकि अपर माइनस लोअर हो जाता है। तो पहले हमें V2 पुट करना पड़ेगा, फिर माइनस, फिर हमें V1 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लें इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। तो W इज इक्वल्स टू क्या होगा, थक गए क्या, C इंटू V2 1 माइनस गामा V2 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा माइनस C V1 1 माइनस गामा 1 माइनस गामा। और C क्या था पता है ना, P1 V1 रेज टू गामा C था,
एंड P2 V2 रेज टू गामा सी था। तो क्योंकि यहाँ पे V1 को डिस्ट्रॉय करना है तो ये वैल्यू रख दो, यहाँ पे V2 को डिस्ट्रॉय करना है तो ये वैल्यू रखो। तो W इज इक्वल्स टू P2 V2 रेज टू गामा V2 रेज टू 1 माइनस ऑफ गामा अपॉन 1 माइनस गामा माइनस P1 V1 रेज टू गामा V1 1 माइनस ऑफ गामा, और ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ गामा। तो जब भी बेस सेम होगा तो पावर्स को आप ऐड कर सकते हो। तो W इज इक्वल्स टू इसे लिख सकते हो P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। सो W इज इक्वल्स टू P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1। तो ये वर्क का फॉर्मूला होगा। तो तुम इसको रिज़ल्ट भी, इसका रिज़ल्ट डायरेक्ट रिमेंबर रखो, प्रूफ रिमेंबर रखते हो तो और भी अच्छी बात है। सर मुझे वो समझा नहीं बाद में 1 माइनस गामा तो दोनों को इंटरचेंज कर दिया, न्यूमरेटर को भी नेगेटिव कॉमन ले लो और डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव कॉमन ले लो, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब दोनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई हाँ, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं, क्योंकि हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया है तो वो कॉम्पनसेट कर लेगा। तो W इज इक्वल्स टू क्या आ गया? W इज इक्वल्स टू आ गया P1 V1 माइनस P2 V2 बाई, गामा -1। इसको तुम फर्दर क्या लिख सकते हो, nRT1 माइनस nRT2 बाई गामा माइनस 1। ओके, डन। है ना? अब इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक में क्या होगा, प्रेशर सेम होता है, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट होता है आइसोबैरिक में। तो जैसे प्रेशर कुकर, तो प्रेशर कुकर में ना कांस्टेंट प्रेशर पे बॉइलिंग होता है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2 लिख सकते हैं। कोई भी एक अगर कांस्टेंट है तो बाकी दो में रिलेशन आ जाता है। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को हम फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बोलते हैं। तो अगर कोई भी एक कांस्टेंट हो गया तो बाकी दो में रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है। ओवर। तो क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका पीवी डायग्राम बताओ क्या होगा। ये हो गया P, ये V। तो प्रेशर कांस्टेंट का मतलब ये हो गया ना, है ना, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन ले लो, से यहाँ पे P1 है, वॉल्यूम है V1, और यहाँ पे है P2 V2। तो जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन ऐसा लिखते हैं ना, V1 से V2 PdV ऐसा लिखा था ना मैंने, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर कर्व, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे का जो एरिया आएगा ना, यही वर्क डन होता है।
ये वर्क डन हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है v1, ये है v2, तो ये गैप क्या हो जाएगा, v2 माइनस ऑफ v1। ये क्या है, प्रेशर, ये क्या है, प्रेशर। तो वर्क डन कैसे निकालोगे, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू p इंटू v2 माइनस ऑफ v1, है ना। तो w इज इक्वल्स टू nr t2 माइनस ऑफ t1। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हाँ लिखा है देखो, nr t2 माइनस t1। वो कैसे हुआ p v2 माइनस p v1 लिख सकते हो, आइडियल गैस इक्वेशन। हाँ nr t2 माइनस nr t1, pv इज इक्वल्स टू nr t। तो nr को कॉमन निकाल लो, तो t2 माइनस ऑफ t1। ओके चलो, है ना। अब देख लो आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक में क्या हो जाता है, प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसके बाद जैसे एक्सपेंशन ऑफ गैस इन अ रिजिड कंटेनर। रिजिड कंटेनर का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये कंटेनर है, यहाँ पे ये वॉल को फिक्स कर दो और इसमें गैस फिल कर दो और इसको हीट कर दो। तो जो गैस का एक्सपेंशन होगा इस वॉल के अंदर वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो जब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो बाउंड्री में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। हियर नो डिस्प्लेसमेंट इन बाउंड्री, hence no work done, hence यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं होगा। ओके इसके बाद यहाँ पे लिखना एक्सपेंशन एंड कॉम्प्रेशन ऑफ पिस्टन, एक्सपेंशन एंड कॉम्प्रेशन ऑफ पिस्टन, है ना। considered reversible एडियाबेटिक। तो अगर यहाँ पे सिलेंडर है, ये पिस्टन है और पिस्टन एक्सपैंड करके ये सपोज़ यहाँ चला जाता है, ए से ए डैश पे चला जा रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है। तो एक्सपेंशन का मतलब क्या है, ये हो गया रिवर्सिबल एडियाबेटिक। ये P, ये V, सो P1 V1 से P2 V2। तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये एक्सपेंशन प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन कॉम्प्रेशन में क्या होगा, यही डायग्राम रिवर्स हो जाएगा।
कंप्रेशन में वॉल्यूम रिड्यूस होगा, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम V2 to V1, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा कंप्रेशन। ठीक है, अब चलो हम इसको साइकिल में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने कहीं भी लिखा ना कार्नोट साइकिल, मैंने क्या लिखा, कार्नोट साइकिल, तो कार्नोट साइकिल क्या है, एक थ्योरेटिकल साइकिल है, एक थ्योरेटिकल साइकिल है जिसमें क्या होता है, हीट एडिशन, हीट एडिशन ये होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, हीट एडिशन कांस्टेंट टेम्परेचर। जब हम हीट ऐड कर लेंगे तो फिर क्या होगा, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन क्या होता है, इट शुड बी एडियाबेटिक, एक्सपेंशन एडियाबेटिक। हीट ऐड किया, जैसे प्रेशर कुकर, हीट ऐड किया तो वाटर स्टीम में बना, एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद फिर गैस बाहर निकलेगा जिसको हम बोलते हैं हीट रिजेक्शन। तो हीट रिजेक्शन भी जो होता है ये भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, हीट रिजेक्शन भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। उसके बाद आता है कॉम्प्रेशन, तो कॉम्प्रेशन भी जो होगा वो क्या होगा, एडियाबेटिक हो जाएगा, है ना। तो इसको हम कार्नोट साइकिल बोलते हैं। थ्योरेटिकल का मतलब हो गया आइडियल, माने हम डॉक्टर्स इंजीनियर्स का एम होता है कि इस साइकिल को अचीव करना। वैसे मैं इसको सेकंड लॉ में और भी डिटेल में पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है। अब इसका पीवी डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो देखो इसका पीवी डायग्राम क्या होगा, क्योंकि तुमने क्या लिखा, हीट एडिशन लिखा ना, तो देखो ये है प्रेशर एक्सिस, ये है वॉल्यूम एक्सिस, हीट ऐड कर रहे हो, वो आइसोथर्मल था, तो 1 to 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर क्या है 2 से 3, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन क्या होता है, एडियाबेटिक। फिर 3 to 1, 3 to 1 क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट रिजेक्शन। तो यहाँ पे तुम हीट ऐड कर रहे हो, हीट ऐड कर रहे हो, यहाँ से क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है। उसके बाद फिर ऐसे जा रहे हो जिसको तुम बोल रहे हो कॉम्प्रेशन, तो कॉम्प्रेशन भी क्या हो जाता है, ये भी एडियाबेटिक हो जाता है। तो ये इसका पीवी डायग्राम हो जाएगा। सर जितना हीट ऐड हो रहा है उतना ही रिजेक्ट हो रहा है, एनर्जी कंजर्व रहेगा, उसका फॉर्म चेंज होता है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि साइकिल का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है। तो क्योंकि यहाँ पे साइकिल क्लॉकवाइज है तो ऐसे साइकिल को हम पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइकिल है क्लॉकवाइज, तो साइकिल क्लॉकवाइज का मतलब है वर्क पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव का मतलब है कि ये साइकिल पावर को प्रोड्यूस करेगा, है ना, लाइक हीट इंजन, हीट इंजन पावर को प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर यही रिवर्स साइकिल हो जाता, अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज हो जाता, साइकिल एंटी क्लॉकवाइज हो जाता, तो वैसे केस में वर्क नेगेटिव हो जाता और वो क्या बन जाएगा, पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल, ठीक है। जैसे रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चल सकता है, पंप बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चल सकता है, लेकिन इंजन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ऐसा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं साइकिल बेस्ड। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें एक पार्ट फिनिश कर दिया, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड वर्क। ठीक है, एक और सेशन होगा जिसमें मैं
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिनिश कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये कवर अप कर लेंगे, ओके। चलो सो आज के लिए इतना काफ़ी है। हाँ, कल भी क्लास होता है? कल नहीं, परसों ले लूँगा मैं, ठीक है ना।